6 कब्रों के अभिशाप पार्थ ने बिना किसी झिझक के छोटी बिल्ली का पीछा करने का फैसला किया। तुरंत उसके पैरों के नीचे बिजली की चमक दिखाई दी और वो हवा में उड़ गया। हवा में होने के कारण उसे नीचे की कब्रों से निकल रही एक ठंडी आभा का आभास हुआ, जो उसके पैरों के माध्यम से उसके शरीर में फैलती प्रतीत हो रही थी। अचानक एक हाड़ कंपा देने वाली खतरनाक भावना प्रकट हुई, जो पार्थ की आत्मा तक पहुंचने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी। ये भावना ठीक वैसी ही थी जब उसने पहली बार हड्डियों से भरी जमीन पर कदम रखा था, लेकिन ये उससे 10 गुना ज्यादा मजबूत था। अचानक पार्थ की दाहिनी आंख की गहराई के अंदर नीला प्रकाश घूमने लगा और इससे एक बेहद प्राचीन आभा निकली, जिससे वो खतरनाक एहसास तुरंत फीका पड़ गया। पार्थ का दिल ठंडा पड़ गया। ये खतरा उस प्राचीन मंदिर के रहस्यमय कंकाल से भी अधिक भयावह था। उसे अचानक ऐसा लगने लगा कि ये शायद कोई निषिद्ध है। इस समय एक एक पल एक सदी की तरह लग रहा था। पार्थ ने कब्रों के पास से उड़ान भरी तो उसे महसूस हुआ कि ये खतरा उसके नीचे मौजूद कब्रों की वजह से महसूस हो रहा था। मियाओ पार्थ और छोटी बिल्ली लगभग उसी समय बीच में बने फर्श पर पहुंचे। नीचे की फर्श एक रहस्यमय सफेद पत्थर से बनी थी, लेकिन पार्थ की दाहिनी आंख भी उस पत्थर को पहचान नहीं पा रही थी। पार्थ की मौजूदा ताकत के साथ ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि वो कुछ भी नष्ट कर लेगा, लेकिन पार्थ की दाहिनी आंख ये महसूस कर सकती थी कि यहाँ की ऊर्जा जमी हुई थी। छोटी बिल्ली ने फुर्ती से फर्श के बीचों बीच छलांग लगा दी, जहाँ पर पत्थर की वेदी बनी थी। पत्थर की वेदी पर कई गहरी रेखाएं उकेरी गई थीं और जब उसने उन पर नजर डाली तो पार्थ को लगा जैसे वो किसी तरह की सरणी है। पार्थ ने अपनी दिव्य दाहिनी आंख को परिचालित किया और उन वेदी पर बनी नक्काशी को अपने दिमाग में संरक्षित कर लिया। हालांकि वो इसके साथ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इसमें जो गहरा ज्ञान था वो मूल्यवान साबित हो सकता था। तभी छोटी बिल्ली पत्थर की उस वेदी पर कूद गई। इस समय वो थोड़ी उत्तेजित लग रही थी। पार्थ ने सोचा, कहीं भी कोई खजाना नहीं दिख रहा है, फिर छोटी बिल्ली ऐसा क्यों करेगी? एक उदास भाव प्रकट करने से पहले छोटी बिल्ली थोड़ी देर के लिए इधर उधर उछलती रही। पार्थ इससे परेशान नहीं हुआ और वो वेदी के बगल में बने कमरे में चला गया। उसने अपनी दाहिनी आंख से आसपास ध्यान से देखा, लेकिन उसे खतरे का कोई संकेत नहीं मिला। उन कब्रों से गुजरने के बाद से खतरे की भावना गायब हो गई थी, जिससे पार्थ लगभग निश्चित हो गया था कि रहस्यमय पत्थर से बनी फर्श वाला हिस्सा एक सुरक्षित क्षेत्र था। कमरे के अंदर हर तरफ धूल ही धूल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा बहुत समय से ऐसे ही पड़ा हो। पार्थ की दाहिनी आंख ने वहां मौजूद वस्तुओं को देखा और यह जल्द ही वो 3 वस्तुओं पर जाकर रुक गई। एक छोटी बोतल, शराब का एक घड़ा और जानवर की खाल का एक टुकड़ा। वास्तव में अगर कोई वस्तु लंबे समय के बावजूद नहीं सड़ती तो वो जरूर बेहद मूल्यवान होती है। पार्थ और छोटी बिल्ली ने लगभग एक ही समय पर उछले, लेकिन उन दोनों के लक्ष्य अलग थे। पार्थ ने सबसे पहले मेज पर रखी 3 वस्तुओं को अपने कब्जे में लिया और फिर बिल्ली की ओर देखा। छोटी चोर बिल्ली का निशाना एक मरा हुआ कीड़ा था। ये देखकर पार्थ थोड़ा हैरान हुआ। उसने मरे हुए कीड़े को भी देखा था और उसका शरीर भी नहीं सड़ा था, लेकिन जाहिर है उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। छोटी बिल्ली ने कीड़े के पकड़ा और उसे एक ही बार में निगल लिया, जैसे उसे डर था कि पार्थ उसे छीन लेगा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि ये जहरीला हो सकता है? पार्थ मुस्कुराया। जब उसकी दिव्य दाहिनी आंख ने कीट के शरीर को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो कीड़ा जहर में डूबा हुआ था। तभी छोटी बिल्ली ने अचानक एक हिचकी ली। पार्थ बेहद हैरान था। ये जानने योग्य था कि बिल्ली ने इतने सारे आध्यात्मिक पत्थरों और अन्य वस्तुओं को खाया था, लेकिन कभी भी हिचकी नहीं ली थी। ऐसा लगता है कि जिस कीट को बिल्ली ने खाया था वो सामान्य नहीं था। पार्थ ने फिर अपनी नजरें अपने हाथों में मौजूद वस्तुओं पर लगाईं।
छोटी बोतल चिकनी और पारदर्शी थी। ये स्पष्ट रूप से किसी साधारण सामग्री से नहीं बनी थी। इसके अलावा इसमें एक पारदर्शी तरल मौजूद था। जहां तक शराब के घड़े की बात है, ये बहुत भारी था और इसके अंदर से काफी अच्छी महक आ रही थी। लेकिन जब पार्थ ने इसे खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। हालांकि पार्थ की सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि ये घड़ा सामान्य नहीं था। इस समय छोटी बिल्ली गुस्से और हताशा से बोतल और घड़े को घूर रही थी। लेकिन जाहिर है, बिल्ली एक बार में दो चीजों नहीं ले सकती थी, इसलिए वो अपने मालिक को हरा नहीं पाई थी। जानवर की खाल के टुकड़े पर शब्दों की दो पंक्तियां थीं, जो बहुत जल्दबाजी में लिखी गई थीं। जहां तक अंतिम कुछ शब्दों की बात है, तो वे सभी बेहद धुंधले और अस्पष्ट थे। पत्थर के कमरे को मूल रूप से किसी शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा संरक्षित किया गया था, लेकिन शायद कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण उस व्यक्ति को जल्दबाजी में ये स्थान छोड़ना पड़ा और बोतल के साथ साथ घड़ा भी पीछे रह गए थे। लेकिन पार्थ जानवर की खाल पर लिखी भाषा को नहीं पहचानता था। ये आर्यावर्त की आम भाषा नहीं थी। गुरुवार, ये अपन को देखने दो। छोटी चोर बिल्ली पार्थ के कंधे पर कूद गई और उसने एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। उसकी आंखें उन दो पंक्तियों को ही घूर रही थी। तुम इन्हें समझ रहे हैं? पार्थ कोई उसकी बात पर केवल आधा विश्वास था। उसने महसूस किया कि छोटी बिल्ली कोई सामान्य जीव नहीं थी, बल्कि इसके पास कई सारे ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। हे छोटी चोर बिल्ली के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टता थी और उसने अजीब अंदाज में अपने पंजे लहराए। फिर पार्थ ने अपने भंडारण कंगन से एक कलम और चर्मपत्र निकाला। छोटी बिल्ली ने अपने दोनों छोटे पंजों का इस्तेमाल किया और जानवर की खाल से शब्दों का एक एक करके अनुवाद करने लगा। पार्थ ने उस चर्मपत्र को देखा। सब कुछ धूल के इलाके में दफन हो चुका है और कई एक सितारा समुदायों ने मिलकर 100 कब्रों के अभिशाप को लगभग तोड़ दिया है। अब ये अधीनस्थ वागमन सरणी की ऊर्जा का उपयोग करके यहाँ से जा रहा है। इसे पढ़कर पार्थ की भौहें तन गईं। ये धूल का इलाका कहाँ था? क्या ये गढ़वाल में है या आर्यावर्त के अन्य क्षेत्र में? और ये किस एक सितारा समुदाय की बात कर रहा है? पार्थ ने शीर्ष आचार्य की बात सुनी थी कि सभी समुदायों को 1 से 5 सितारे तक रैंक किया गया था, जिसमें 5 सितारा सबसे मजबूत समुदाय था। लेकिन 5 सितारा समुदाय सबसे मजबूत ताकतें थीं और उन्हें केवल किंवदंतियों में ही सुना जाता था। पार्थ को नहीं पता था कि समुदायों के शक्ति की गणना कैसे की जाती है, लेकिन इस बारे में शीर्ष आचार्य को पता था। अंत में जब पार्थ ने 100 कब्रों का अभिशाप लिखा देखा, तो उसे इस जगह से जोड़ना ज्यादा उचित लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने हड्डियों के मैदान में प्रवेश किया था तो उसे ठंडक महसूस हुई थी, लेकिन उसकी दाहिनी आंख के कारण वो श्राप उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाया। इसके अलावा जानवर की खाल पर जो लिखा था उसके अनुसार 100 कब्रों का अभिशाप लगभग टूट चुका था, इसलिए इसका प्रभाव अब पहले की तुलना में बहुत कमजोर हो चुका था। छोटी चोर बिल्ली भी 100 कब्रों के अभिशाप से बच सकती थी। इसका मतलब था कि उसका शरीर अद्वितीय था और शायद उसे इस सरणी से सुरक्षित निकलने का तरीका मालूम था। हालांकि पार्थ जानवर की खाल पर लिखे अधिकांश शब्दों का अर्थ नहीं समझ सका था, लेकिन वो धूल शब्द से बता सकता था कि वो जिस दुनिया को जानता था वो विशाल हिमखंड का एक छोटा सा सिरा था। लेकिन ये देखकर कि वो इन समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कर सकता, तो पार्थ ने इन समस्याओं के बारे में न सोचने का फैसला किया। फिर उसने अपना ध्यान शराब के घड़े और बोतल पर लगा दिया। घड़ा खाली था, इसलिए पार्थ ने उसे अपने भंडारण कंगन में फेंक दिया। उसकी इस हरकत को देखकर छोटी बिल्ली की आंखों में चमक आ गई और वो भी तुरंत भंडारण कंगन में कूद गई। फिर पार्थ ने बोतल पर ध्यान केंद्रित किया। बोतल के अंदर पारदर्शी तरल की एक पतली परत थी और पार्थ अपनी दिव्य दाहिनी आंख से उसमें से निकल रही शुद्ध ऊर्जा महसूस कर सकता था।
ये उन आध्यात्मिक गोलियों से कहीं बेहतर था जो उसने कबीले में खाई थी। बिना किसी झिझके उसने उस तरल पी लिया जो बोतल का केवल 20वां हिस्सा ही था। वो तरल उसके गले से नीचे उतरते ही उसके शरीर में शुद्ध और स्वच्छ ऊर्जा का संचार होने लगा। पारदर्शी तरल की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा मौजूद थी और इससे एक मजबूत आभा निकल रही थी। पार्थ ने महसूस किया कि उसकी खर्च हुई ऊर्जा फिर से भर दी गई थी। फिर तरल की शक्ति उसकी हड्डियों, रक्त और त्वचा में समाहित होने लगी। इसका असर मजाशोधन वटी से 10 गुना बेहतर था। सौभाग्य से शक्ति बहुत शांत थी, वरना ये पार्थ के शरीर को गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। पार्थ को लगा कि उसका पूरा शरीर औषधीय जल में बार बार धुला जा रहा है और उसकी कुछ अंदरूनी चोटें ठीक हो रही हैं। उसी समय उसे एहसास हुआ कि उसकी हड्डियों में भी कुछ बदलाव आया है। इसके बाद वो तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और इस शक्ति का उपयोग अपनी साधना को बढ़ाने में करने लगा। तरल से ऊर्जा को अवशोषित करना बहुत आसान था। 1 घंटे बाद पार्थ के शरीर से काले चिपचिपे तरल की एक परत निकलने लगी। आधे दिन बाद पार्थ ने उस बोतल में मौजूद तरल को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था और उसे अपने शरीर से शक्ति प्रवाह महसूस हो रहा था। ये ऐसा था जैसे उसने अभी भरपेट खाना खाया हो और उसका शरीर ऊर्जा से भर गया हो। इस समय पार्थ 5वें सितारे के चरम पर पहुंच गया था। बस बचे हुए तरल पदार्थ ने मुझे 5वें सितारे के चरम पर पहुंचा दिया। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ते आनंद को दबा लिया। पार्थ ने तरल पीते समय अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया। फिर उसने अपना हाथ उठा लिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। तभी उसने अनुभव किया कि उसकी शक्ति पहले से दुगुनी हो गई है। इस रहस्यमयी तरल का प्रभाव भयानक था, लेकिन दुख की बात है कि बस थोड़ा सा ही था और ये किसी और के पीने के बाद बचा हुआ अवशेष था। पार्थ ने अपने को मजबूत करने का फैसला किया और जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो पाया कि उसके साधना की गति पहले से तेज हो गई थी। यदि वो इस गति को बनाए रखता है तो उसे 5वें सितारे की सीमा तक पहुंचने में कुछ ही दिन लगेंगे। पार्थ ने आप भरी। उसने केवल रहस्यमय तरल का एक छोटा सा हिस्सा ही पिया था, लेकिन इसका प्रभाव भी चौंकाने वाला था। फिर उसने अपना ध्यान वापस भंडारण कंगन पर लगाया तो उसने वहां जो देखा उससे वो चौंक गया। भंडारण कंगन के अंदर छोटी चोर बिल्ली नशे में चूर हो गई थी, लेकिन उसकी आभा भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। ये शराब कहाँ से आई? पार्थ दंग रह गया। वो जानता था कि उसके भंडारण कंगन में कोई शराब नहीं थी। तभी पार्थ ने घड़े पर अपनी नजरें डाली। घड़ा बहुत भारी था और उसमें शराब की कुछ बूंदें अभी भी बची हुई थीं। इसमें ये शराब कहाँ से आई? पार्थ निश्चित था कि ये घड़ा पहले खाली था। फिर वो ठंडेपन से मुस्कुराया और छोटी चोर बिल्ली को बाहर खींच लिया। 1 घंटे बाद छोटी बिल्ली में सारा सच उगल दिया कि उसने घड़े में थोड़ा सा पानी डाला था। कुछ ही समय बाद जैसे ही पार्थ ने वही प्रक्रिया दोहराई तो घड़े के अंदर के पानी से सुगंधित महक आने लगी। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ अब यहाँ से वापस लौट जाएगा, या फिर अभी भी कुछ ऐसा है जो पार्थ के होश उड़ा सकता है? और क्या पार्थ समय से कबीले में वापस जा पाएगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 6227 अर्धचंद्र कबीले में वापसी। पत्थर के कमरे में एक इंसान और एक बिल्ली जमीन पर बैठकर साधना कर रहे थे। आधे दिन बाद घड़े से शराब की एक और खेप तैयार हो गई, जिससे एक आध्यात्मिक गंध निकल रही थी। उसने ये भी पाया कि घड़े में बनने वाली शराब को जितने देर बाद पिया जाएगा, शराब का स्तर उतना ही अधिक होगा और यहाँ तक कि इसका स्तर आध्यात्मिक श्रेणी तक भी पहुँच सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में करीब 1 महीने का वक्त लगेगा। पार्थ और छोटी बिल्ली इसे बराबर भागों में विभाजित करने के लिए राजी हो गए थे। बाद में
पत्थर के कमरे में इंसान और बिल्ली चुपचाप साधना करते रहे। जहां पार्थ रहस्यमयी तरल की पूरी ऊर्जा को अवशोषित की कोशिश करते हुए अपनी साधना को मजबूत कर रहा था, तो वहीं छोटी बिल्ली ने जहरीले कीड़े को खा लिया था, इसलिए वो उसे पूरी तरह से पचाने की कोशिश कर रही थी। 2 दिन पश्चात पार्थ और छोटी चोर बिल्ली से निकलने वाली आभा और भी मजबूत हो गई थी। पार्थ को छोटी बिल्ली की ताकत का सटीक अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे कबीले के भीतर मूल शिष्यों का सामना करने में ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। गठबंधन प्रतियोगिता में केवल 10 दिन शेष हैं और मेरा अभियान अभी पूरा नहीं हुआ है। पार्थ ने लौटने का फैसला किया। इंसान और बिल्ली हवा में उड़ गए और उस रहस्यमय क्षेत्र को छोड़ दिया। पार्थ ने नीचे की कब्रों को एक बार फिर ध्यान से देखा, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं की। वो एक निषिद्ध क्षेत्र था जो 100 कब्रों का अभिशाप से बना था, और इसकी उत्पत्ति इन कब्रों से ही हुई थी। यद्यपि कब्रों में शव रखे गए थे, फिर भी उनसे एक भयावह आभा निकल रही थी, जिससे इस बात की पुष्टि की जा सकती थी कि वे जीवित रहने पर अवश्य ही पृथ्वी मंडल या उससे ऊंची साधना वाले योद्धा थे। जो व्यक्ति इसके जितना करीब होगा, रहस्यमयी अभिशाप आभा भी उतनी ही मजबूत होगी। हड्डियों वाले इलाके में लौटने पर पार्थ को एक बार फिर से कंकालों के हमलों का सामना करना पड़ा। पवन विद्युत हथेली पार्थ ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और बिजली और हवा के संयोजन के बीच सभी कंकाल धूल में बिखर गए। इस समय पार्थ 7वें सितारे के कंकालों को भी आसानी से समाप्त कर सकता था। हड्डियों के इलाके से बाहर निकलने के बाद धुंध का क्षेत्र दिखाई दिया। वेदिका क्षेत्र इस जगह का मुख्य केंद्र होना चाहिए, जिसके चारों ओर कब्र, हड्डियों का इलाका और धुंध है। पार्थ ने निष्कर्ष निकाला। धुंध के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद किसी की इंद्रियां बाधित हो जाएंगी और वो अपनी दिशा खो देगा। वे सफलतापूर्वक भागने में सफल रहेगा या नहीं, ये उसके भाग्य पर निर्भर था। एक बार जब कोई हड्डियों के इलाके में प्रवेश कर जाता है, तो वो श्राप की शक्ति से प्रभावित हो जाएगा। पार्थ का अदृश्य चोगा हवा में फड़फड़ाया और वो एक अजीब लकीर में बदल गया, जिससे कभी कभी बिजली की तरंगें निकलकर धुंध वाले इलाके में फैल रही थी। अचानक पार्थ को कुछ महसूस हुआ और वो तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। एक पल बाद ही 2 शक्तिशाली आभा ने धुंध के क्षेत्र में प्रवेश किया। उनमें से एक भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति था, जबकि दूसरी एक बूढ़ी औरत थी। दोनों के चारों ओर पृथ्वी मंडल का आध्यात्मिक ऊर्जा कवच था, जो थोड़ी देर के लिए धुंध की रहस्यमयी शक्ति का मुकाबला कर सकती थी। जाहिर है, ये दोनों पृथ्वी मंडल के योद्धा थे। 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि वास्तव में अपने नाम के अनुरूप ही है। मेरी आध्यात्मिक दृष्टि यहाँ केवल 1 गज तक ही देख सकती है। भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने आप भरी। क्या आप अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं? 100 कब्रों की वर्जित भूमि का अभिशाप का सामना पृथ्वी मंडल के योद्धा भी नहीं कर सकते हैं। अतीत में जो लोग इस जगह से बचकर गए थे, वे सभी शापित हो गए थे और कुछ ही वर्षों में पागल होकर मर गए थे। बुढ़िया ने उस बूढ़े व्यक्ति को राजी करने की कोशिश की। पार्थ, जो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, ने अपने दिल को जकड़ा हुआ महसूस किया। उसने नहीं सोचा था कि 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि का अभिशाप इतना भयानक था। यहाँ तक कि पृथ्वी मंडल के वे योद्धा भी जो इस स्थान से बचकर निकले थे, वे भी अंत में मर गए थे। क्या इस श्राप का थोड़ा सा हिस्सा उस पर हो सकता है? हालांकि पार्थ की दाहिनी आंख दिव्य और रहस्यमयी थी, लेकिन वो इस बारे में सुनिश्चित नहीं था। इसके अलावा उसकी आंखों के सामने मौजूद दोनों लोग स्पष्ट रूप से कबीले के आचार्यों की तुलना में अधिक मजबूत थे। इस बूढ़े के पास बस कुछ दशक ही बचे हैं और मेरे लिए शीर्ष परम योद्धा बनना या बुधवार मंडल तक पहुंचना असंभव है। प्राचीन कबीले के अभिलेखों के अनुसार अगर मैं इस स्थान से सुरक्षित निकलता हूं, तो सफलता की संभावना कम से कम 10 गुना अधिक हो जाएगी। भूरा वस्त्र धारण करने वाला बूढ़ा व्यक्ति दृढ़ संकल्प से भरा था।
कुछ समय बाद पार्थ ने एक लंबी चीख सुनी और भूरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग हड्डियों के मैदान में घुस गया था। ये दोनों प्राचीन कबीले के आचार्य होने चाहिए। मैं यहीं इंतजार करके हालात का जायजा लूंगा। पार्थ ने कोई जल्दबाजी नहीं की। धुंध का इलाका उसके लिए लाभकारी था। वो यहाँ पकड़े जाने से नहीं डरता था। थोड़ी समय के बाद अचानक हड्डियों के इलाके से एक चीख निकली। तभी पार्थ को दिखा कि भूरे रंग के वस्त्र पहने बुजुर्ग हड्डियों के इलाके से पीछे हट रहे थे। बूढ़ी महिला फौरन उसके पास गई और हाल चाल पूछा। उस समय वो बुजुर्ग डर से भरा हुआ था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। काफी देर बाद वो आखिरकार बोलने में कामयाब हो पाया। मेरे शरीर पर श्राप का असर हो गया है और मेरी जीवन शक्ति समाप्त हो रही है। कुछ समय बाद वो बुजुर्ग जमीन पर पालथी मारकर बैठे थे और बूढ़ी महिला उनकी सहायता कर रही थी। इस समय पार्थ के चेहरे पर अजीब भाव थे। आखिर उस बूढ़े व्यक्ति को क्या हुआ था? दूर से खड़े होकर उसने अपनी दिव्य दाहिनी आंख का प्रयोग किया और उसका निरीक्षण किया। लेकिन जब पार्थ की दाहिनी आंख ने उस बुजुर्ग को देखा तो वो ठंडी सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। उसने अपनी दाहिनी आंख से खून से सने अर्धपारदर्शी हाथों को उस बुजुर्ग के शरीर के चारों ओर रेंगते हुए देखा, जिसकी वजह से उस बुजुर्ग के अंदरूनी अंग क्षत विक्षत हो रहे थे। इस दृश्य ने पार्थ के रोंगटे खड़े कर दिए। यहाँ तक कि बूढ़े के बगल में मौजूद बूढ़ी औरत को भी बेचैनी महसूस हुई और उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते हुए बूढ़े से एक निश्चित दूरी बनाए रखनी पड़ी। जैसे ही बुढ़िया उसके पास जाती तो सफेद अदृश्य हाथ उस पर भी वार कर देते थे। बेशक हालांकि वे दोनों उन अदृश्य हाथों को नहीं देख सकते थे, लेकिन वे अपने शरीर को होने वाले नुकसान को महसूस कर सकते थे। ये देखकर पार्थ की आंखें दया से भर गईं। ये बुजुर्ग अब शायद आधे साल से अधिक नहीं जी पाएगा। 100 कब्रों की ये निषिद्ध भूमि वास्तव में भयावह है। इस समय पार्थ बहुत डरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि छोटी बिल्ली उसे इतनी खतरनाक जगह पर ले आएगी। अगर उसे यहाँ की स्थिति के बारे में पहले से पता होता तो पार्थ इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। पार्थ ने बिल्ली और अपनी स्थिति की जांच करने के लिए तुरंत अपनी दिव्य दाहिनी आंख को परिचालित किया, लेकिन पाया कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं था। पार्थ ने एक सांस छोड़ी। पार्थ के श्राप से प्रभावित न होने का एकमात्र कारण उसकी रहस्यमयी दाहिनी आंख थी। ये एक टोकन की तरह था जो श्राप की शक्ति को समाप्त कर सकता था। जहां तक छोटी चोर बिल्ली की बात है तो इसका इतिहास बेहद रहस्यमय था और उसे यहाँ ले जाने वाला भी वही था। छोटे उस्ताद, अगली बार ऐसा मत करना। पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख से छोटी बिल्ली पर ठंडी नजर डाली। छोटी बिल्ली ने एक हिचकी ली और कई बार ना में अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपना प्राचीन सिक्का निकाला और उदास मन से उसके साथ खेलने लगा। पार्थ को पता था कि केवल रहस्यमय दाहिनी आंख ही छोटी बिल्ली को नियंत्रित कर सकती है, वरना बिल्ली तो पृथ्वी मंडल की योद्धाओं से भी नहीं डरती थी। थोड़े ही समय बाद वो बूढ़ा व्यक्ति और बूढ़ी महिला वहां से चले गए। उनके जाने से पहले बुढ़िया की आवाज सुनाई दी, आपको मेरी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। पिछले 1000 वर्षों में केवल कुलपति ही 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि से बिना किसी नुकसान के वापस लौट पाए थे, लेकिन कुलपति भी इस जगह को जीतने में सक्षम नहीं हो पाए थे। अब हम केवल उद्योगकोट में जाकर मंडलेश्वर से मिल सकते हैं। उनकी मानसिक ऊर्जा तकनीक बहुत शक्तिशाली है, शायद वहीं कोई रास्ता निकाल सके। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। तभी वहां पार्थ की आकृति दिखाई दी। इस समय उसकी आंखें टेढ़ी हो गई थी। क्या ये कुलपति खूनी चांद समुदाय के कुलपति है? वो वहां और नहीं रुका और धुंध के इलाके से होकर वहां से बाहर निकल गया। 2 दिन पश्चात पार्थ को रहस्यमय मेघवन की गहराई में 2 सिरों वाला पक्षी मिल गया। 2 सिरों वाले उस पक्षी की ताकत छठे सितारे के सामान्य योद्धाओं से भी अधिक थी, लेकिन पार्थ की ताकत अब कम से कम 2 गुनी हो चुकी थी।
अब वो लौहाश्व धनुष के केवल एक तीर के साथ ही 2 सिरों वाले पक्षी को मारने में सक्षम था। अभियान के लिए 4 पक्षियों की आवश्यकता थी और पार्थ ने जल्द ही बाकी 3 पक्षियों को भी ढूंढ लिया। इस बार पार्थ ने 2 पक्षियों को मारने के बाद पार्थ ने तीसरे पक्षी को नियंत्रित करने के लिए एक मानसिक ऊर्जा तकनीक का इस्तेमाल किया। अगर प्राचीन कबीले का कोई व्यक्ति वहां मौजूद होता तो वो दंग रह जाता। पार्थ, जो अभी केवल 5वें सितारे पर था, उसने 6ठे सितारे के एक राक्षसी जानवर को नियंत्रित कर लिया था, जो कि एक अविश्वसनीय घटना थी। इसके अलावा 2 सिर वाले पक्षी के 2 सिर थे, जिसका अर्थ था कि इसे नियंत्रित करना 2 गुना कठिन था। इसके बाद पार्थ 2 सिर वाले पक्षी पर बैठ गया और केद्रकंठ पर्वत पर वापस लौट आया। वो 2 सिर वाला राक्षसी जानवर यहाँ क्या कर रहा है उसे देखकर अर्धचंद्र कबीले के शिष्य घबरा गए और ऐसा अभिनय किया जैसे वे किसी शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे हों। 2 सिर वाले पक्षी आंतरिक शिष्यों के लिए भी अपराजेय अस्तित्व थे, लेकिन जब उन्होंने 2 सिरों वाले पक्षी के ऊपर बैठे पार्थ को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य, सम्मान और प्रशंसा से भर गईं। पार्थ ने 2 सिर वाले 4 पक्षियों को मारने का अभियान पूरा कर चुका था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कई उपप्रमुखों ने इस 2 सिर वाले पक्षी को खरीदने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बोली लगानी शुरू कर दी। 2 सिरों वाले इस पक्षी का मालिक होना कितना अच्छा होगा। विशाल सुनहरी चील के अलावा ये कबीले में सबसे अच्छी सवारी होगी। महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि पार्थ एक पशु प्रशिक्षक था, जो 2 सिर वाले पक्षी की मनःस्थिति को प्रभावित कर सकता था, जिससे उस पक्षी को काबू करना आसान हो गया। 1 घंटे बाद पार्थ ने 2 सिरों वाले उस पक्षी को उप प्रमुख देवदत्त को बेच दिया और न केवल उसने अपना अभियान को पूरा किया, बल्कि सैकड़ों आध्यात्मिक पत्थर भी कमा लिए। इस समय उप प्रमुख देवदत्त का चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। बेशक आध्यात्मिक पत्थरों को अर्जित करना इतना आसान नहीं होता। अगले कुछ दिनों तक पार्थ को अपनी मानसिक ऊर्जा तकनीकों का उपयोग करके 2 सिर वाले पक्षी को प्रशिक्षित करने में उप प्रमुख देवदत्त की मदद करनी पड़ी। इस दिन मूल शिष्य विद्युत भी कबीले में वापस लौट आया और अब उसकी साधना 5वें सितारे के चरम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन जब विद्युत ने पार्थ को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से अविश्वास में बदल गई, क्योंकि पार्थ की साधना लगभग उसके बराबर हो गई थी और वो 6ठे सितारे से ज्यादा दूर नहीं था। ऐसा लगता है कि मेरा जोखिम उठाकर प्रयास करना व्यर्थ नहीं गया, पार्थ ने मन ही मन सोचा। ये पहली बार था जब वो विद्युत को पीछे छोड़ सकता था। गठबंधन प्रतियोगिता होने में अब कुछ ही दिन बाकी थे। 13 कबीले की गठबंधन प्रतियोगिता में अभी भी 5 से 6 दिन बाकी हैं, लेकिन वो स्थान जहां यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए हम 2 दिनों के बाद प्रस्थान करेंगे, शीर्ष आचार्य ने पार्थ और दक्ष को बुलाते हुए कहा। जब शीर्ष आचार्य की नजर पार्थ पर पड़ी तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे देखकर दक्ष की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। उसने नहीं सोचा था कि उसका ये छोटा गुरुवार भाई पहले से ही 6ठे सितारे पर पहुंचने वाला था। इस समय पार्थ अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था और उसके नीले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसमें एक अवर्णनीय आत्मविश्वास का भाव आ गया, जिसने उसे और अधिक रहस्यमय बना दिया था। कबीले में लौटने के बाद वो गठबंधन प्रतियोगिता के लिए आत्मविश्वास से भर गया था। इस क्षण से कोई शक्ति नहीं थी जो उसे उड़ने से रोक सके। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ गठबंधन प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या होगा जब वे सभी प्रतियोगिता में भाग लेंगे? और वहां पर आखिर कौन सी अनहोनी होने वाली है जो पूरे गढ़वाल क्षेत्र में हाहाकार मचा देगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6228 ईश्वर की आध्यात्मिक अंक महारविवार विशेषांक तोगित 50 शेयर्स मुख्य बिंदु। और एक दिन देवताओं और राक्षसों के बीच महान देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया।
उस लड़ाई ने सूर्य और चंद्रमा को भी हिला दिया और यहाँ तक कि पृथ्वी को चीर डाला। अंत में देवताओं और राक्षसों ने निषिद्ध शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे एक विनाशकारी तूफान पैदा हो गया और विशाल अखंड महाद्वीप कई टुकड़ों में बंट गया। अखंड महाद्वीप के बिखरने के बाद भी दुनिया खत्म नहीं हुई। इसके बजाय विशाल अखंड महाद्वीप कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और महान देवताओं की रक्त रेखा इन टुकड़ों में विलीन हो गई। इन टुकड़ों में 7 प्रमुख महाद्वीप भी शामिल थे, जिनका नाम जम्बू, प्लक्ष, शाल्म, कुश, क्रौच, शाक और पुष्कर है। किंवदंती कहती है कि जम्बूद्वीप उस विशाल अखंड महाद्वीप के टुकड़ों में से एक है। जब पार्थ ने इस किंवदंती को देखा तो उसे ये बहुत अविश्वसनीय लगा। जम्बूद्वीप को 9 खंडों में विभाजित किया गया है। ये 9 खंड नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल है। किंवदंती कहती है कि इनमें से नाभि द्वीप, जिसे आर्यावर्त या भारतवर्ष भी कहा जाता है, उस जम्बूद्वीप के 9 खंडों में से एक है। अब आगे की कहानी। ऐसा लगता है कि इस बार बाहर जाने पर पार्थ को काफी फायदा मिला है, शीर्ष आचार्य ने खुशी से कहा। दक्ष के दिल की धड़कन रुक गई। उसके इस छोटे गुरुवार भाई ने उस पर बहुत अधिक दबाव बना दिया था। उसने मूल रूप से सोचा था कि कबीले के भीतर उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी विद्युत होगा, लेकिन पार्थ विद्युत से भी एक कदम आगे निकल गया था और प्रमुख शिष्य के पद का दावेदार बन गया था। वास्तव में लेकिन ये अभियान काफी खतरनाक था। पार्थ अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। भाग्य आमतौर पर खतरे के साथ ही मौजूद होता है, ये बात शीर्ष आचार्य और दक्ष दोनों जानते थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अच्छे भाग्य की तलाश में मारे गए थे। केवल वे जो उन खतरे से बचने में सक्षम थे, वही सच्चे प्रतिभाशाली बनकर उभरे थे। ये सोचते हुए शीर्ष आचार्य ने पार्थ को अधिक महत्व दिया। पार्थ की क्षमता अधिक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने चंद्रमहल की सर्वश्रेष्ठ विरासत प्राप्त की थी। साथ ही उसने चंद्रमहल प्रतियोगिता का 10,000 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। और अब पार्थ ने महज 10 दिनों की छोटी अवधि में अपनी साधना नाटकीय रूप से बढ़ा ली थी। क्या किसी सामान्य व्यक्ति का भाग्य इतना उज्जवल हो सकता है? इसका क्या मतलब था? इस बच्चे का भाग्य शायद विद्युत से भी बड़ा है। जब शीर्ष आचार्य ने इसके बारे में सोचा तो वे उत्साहित हुए बिना न रह सके। जन्म से अब तक वे इतने शक्तिशाली भाग्य वाले व्यक्ति से नहीं मिले थे। यहाँ तक कि पार्थ के साथ विद्युत की तुलना भी नहीं की जा सकती थी। वे दोनों ही अनुभव के लिए बाहर गए थे, लेकिन विद्युत की साधना में वृद्धि स्पष्ट रूप से पार्थ से कहीं कम थी। इसके अलावा भाग्यशाली लोग आमतौर पर अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा और समझ में वृद्धि होती है। और जब इस तरह की अप्रत्याशित चीजें घटती है तो मुर्गियां भी आसमान में उड़ने लग जाती हैं। लेकिन दक्ष इस बात बेहद चिंतित था और उसे नहीं पता था कि अपने छोटे गुरुवार भाई का सामना करने के लिए क्या किया जाए, जिसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अगर पार्थ भी प्रमुख शिष्य का पद पाने के लिए लड़ता है तो दक्ष अपना स्थान खो सकता है। शीर्ष आचार्य ने भी अपने शिष्य को चिंता करते देखा तो अपने दिल में आह भरी। ठीक इसी समय पार्थ ने कहा, दक्ष भाई, चिंता मत करो, मुझे प्रमुख शिष्य के पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी बात सुनकर शीर्ष आचार्य हैरान रह गए और दक्ष को नहीं पता था कि उसे क्या कहना या करना चाहिए। पार्थ के शब्द बहुत सीधे और कुछ हद तक अपमानजनक भी थे, परंतु क्योंकि उन दोनों एक ही गुरुवार के शिष्य थे, इसलिए बात को साफ साफ कहना बेहतर था। इसके अलावा मानसिक ऊर्जा में दक्ष को प्रशिक्षित करते समय उसने दक्ष के दिल में गांठ को महसूस कर लिया था। पार्थ भाई, क्या तुम्हें वास्तव में मुझे हराने का भरोसा है? दक्ष ने नाखुश होकर कहा। लेकिन जब उसने ये कहा तो वो बहुत आश्वस्त नहीं लग रहा था। सच कहे तो उसे अपने इस रहस्यमयी गुरुवार भाई को हराने का भरोसा नहीं था। जब वे पिछली बार प्रशिक्षण ले रहे थे
पार्थ की मानसिक ऊर्जा तकनीक ने एक बार उसे हरा दिया था और अब तो पार्थ की साधना में कई गुना वृद्धि हो चुकी थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ मुझे यशराज को हराने का कम से कम 70% यकीन है। पार्थ के शब्दों ने एक मोड़ ले लिया। उसने ये नहीं कहा कि वो दक्ष को हरा सकता है, लेकिन उसने विषय के रूप में यशराज का इस्तेमाल किया। यशराज को हराना ये सुनकर दक्ष ने ठंडी सांस ली। उसने इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी। चंद्रवंशी मिलन समारोह में दक्ष के दिल में यशराज की शक्तिशाली छवि अंकित हो गई थी। वो जानता था कि यशराज वास्तव में कितना शक्तिशाली है। जब शीर्ष आचार्य ने ये सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं। उनके इस शिष्य से मिलने वाला आनंद उनकी अपेक्षाओं से कई गुना अधिक था। लेकिन शीर्ष आचार्य पार्थ की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने बहुत से अति आत्मविश्वासी प्रतिभाओं को देखा था, जो अंत में भयानक रूप से हार गए। पार्थ, ज्यादा अहंकारी मत बनो। मेरी जानकारी के अनुसार आधे महीने पहले ही यशराज 7वें सितारे में पहुंच चुका था और राधा भी 6ठे सितारे की चरम पर पहुंच गई थी। शीर्ष आचार्य ने पार्थ को झड़कते हुए कहा। वो नहीं चाहते थे कि उनका शिष्य अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाए। आध्यात्मिक मंडल का 7वां सितारा ये सुनकर तो दक्ष हैरान रह गया। ये विश्वास करना कठिन था कि युवा पीढ़ी का कोई शिष्य पहले ही आध्यात्मिक मंडल के 7वें सितारे पर पहुंच चुका है। इधर पार्थ की अभिव्यक्ति सामान्य थी, लेकिन उसने अपने दिल में आह भरी। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यशराज गठबंधन प्रतियोगिता से पहले ही 7वें सितारे पर पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा और वास्तव में ऐसा ही हुआ था। मेरे दिल की गांठ खोलने में मदद करने के लिए धन्यवाद पार्थ भाई। दक्ष ने पार्थ की ओर कृतज्ञता और जटिलता के साथ देखा। पार्थ ने सीधे तौर पर कहा था कि दक्ष के साथ क्या गलत था। साथ ही उसने दक्ष के दिल की गांठ को खोलने के लिए सच्चाई का इस्तेमाल किया था। अगर पार्थ ने ऐसा नहीं कहा होता तो दक्ष बेहद दबाव में आ जाता और शायद पार्थ से ईर्ष्या भी करने लगता, जिससे वो और गहरे रसातल में गिर जाता। पार्थ नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच कोई लड़ाई हो, इसलिए वो सीधे मुद्दे पर आ गया था। इस समय दक्ष के हृदय की स्थिति साफ हो गई थी और अब उसने खुद को प्रमुख शिष्य के पद का गुलाम बनने से बचा लिया था, जिससे उसे अपनी साधना में सुधार करने का अधिक अवसर मिला। शीर्ष आचार्य ने ये सब अपनी आंखों देखा और संतुष्टि से सिर हिला दिया। पार्थ की हरकतें घमंडी और लापरवाह लग रही थीं, लेकिन उसने समस्या को सबसे सरल और सीधे तरीके से हल किया था। दक्ष के जाने के बाद वहां पर केवल पार्थ और शीर्ष आचार्य ही रह गए थे। पार्थ, क्या कुछ और बात भी है? शीर्ष आचार्य ने पूछा। पार्थ ने 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि से मिली जानवर की खाल निकाली और उसे शीर्ष आचार्य को सौंप दिया। शीर्ष आचार्य ने जानवर की खाल पर लिखे शब्दों को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति बदलती रही। शीर्ष आचार्य स्पष्ट रूप से जानवर की खाल पर लिखे शब्दों को समझ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इसमें से किसी प्रकार का रहस्य छिपा था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने के बाद भी बच गए। शीर्ष आचार्य ने गहरी सांस ली और अपना सदमा और अविश्वास व्यक्त किया। 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि पूरे आर्यावर्त के 7 निषिद्ध स्थानों में से एक थी और पिछले 1000 वर्षों में केवल खूनी चांद कबीले का कुलपति ही वहां से सही सलामत वापस आ पाया था। इसलिए शीर्ष आचार्य अभी भी बेचैन थे और उन्होंने पार्थ के शरीर की अच्छी तरह से जांच की। आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं श्राप का शिकार होता तो क्या मेरी साधना में वृद्धि होती, और उम्मीद के मुताबिक शीर्ष आचार्य को पार्थ के शरीर से कुछ भी नहीं मिला। अगर पार्थ श्राप की चपेट में आ गया होता तो पृथ्वी मंडल के साधक भी इसे नष्ट नहीं कर पाएंगे। बेशक पार्थ के जानवर की खाल को शीर्ष आचार्य को सौंपने का कारण यह था कि वो कुछ सवाल पूछना चाहता था। क्या सभी कबीलों की किसी खास श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाता है? एक सितारा समुदाय कितना मजबूत होता है? पार्थ ने अपने सवाल पूछे। ये सिर्फ एक किंवदंती है।
यदि समुदायों को श्रेणियों में विभाजित किया जाए तो आर्यावर्त के इतिहास में कोई भी कबीला या समुदाय एक सितारे से ऊपर भी नहीं पहुंचा है, शीर्ष आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर पार्थ दंग रह गया। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अर्धचंद्र कबीला एक सितारा समुदाय भी नहीं था? वास्तव में देखा जाए तो आर्यावर्त के 10 सबसे मजबूत समुदायों को बमुश्किल एक सितारा शक्ति माना जा सकता है, और उन सब में खूनी चांद राक्षसी समुदाय सबसे शक्तिशाली था। अर्धचंद्र कबीले की शक्ति आधे सितारे के बराबर भी नहीं है। इसके अलावा एक सितारे की शक्ति आधे सितारे से दसियों से सैकड़ों गुना अधिक होती है। शीर्ष आचार्य ने ऐसा कहते हुए अपना सिर हिलाया। अगर सच में अर्धचंद्र कबीला आधा सितारा शक्ति भी नहीं था और एक सितारा समुदाय आधे सितारे की तुलना में दसियों से सैकड़ों गुना अधिक मजबूत थे, फिर तो 1.5 सितारा, 2 सितारा, 4 सितारा, 5 सितारा समुदाय कितने विनाशकारी होंगे। किसी 2 सितारा समुदाय के कुछ नौकर भी पूरे अर्धचंद्र कबीले को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए 5 सितारा शक्तियों के बारे में सोचना भी बेवकूफी है। इस बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, आप पुस्तकालय जाकर वहां के अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। शीर्ष आचार्य ने आप भरी और ऐसा लगा कि वो और कुछ नहीं कहना चाहते थे। इसके बाद पार्थ आंतरिक शिष्य विभाग में वापस लौट आया और पुस्तकालय में कदम रखा। जल्द ही पार्थ ने समुदायों के बारे में रिकॉर्ड ढूंढ लिया। इसके अनुसार एक आधा सितारा कबीले में कम से कम एक शीर्ष परम योद्धा और दसियों पृथ्वी मंडल के योद्धाओं का समूह चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि अर्धचंद्र कबीला आधा सितारा समुदाय भी नहीं था, बल्कि इससे बहुत पीछे था। एक निश्चित समय पर पार्थ ने समय की शुरुआत के बारे में पढ़ना शुरू किया। अभिलेखों के अनुसार प्राचीन काल में एक विशाल अखंड महाद्वीप मौजूद था। ये अखंड महाद्वीप बहुत बड़ा था और समय की शुरुआत में वहां पर देवताओं और राक्षसों ने भी जन्म लिया था, जो असीमित शक्ति को नियंत्रित करते थे और लगभग अमर थे। समय बीतने के साथ अखंड महाद्वीप में सत्ता की जंग छिड़ गई और एक दिन किंवदंती कहती है कि इनमें से नाभि द्वीप, जिसे आर्यावर्त या भारतवर्ष भी कहा जाता है, उस जम्बू द्वीप के 9 खंडों में से एक है। जब पार्थ ने इस किंवदंती को देखा तो उसे ये बहुत अविश्वसनीय लगा। यदि ये सच होता तो जम्बू महाद्वीप पर रहने वाले लोग कब के मर गए होते, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं किया। ठीक उसी तरह जैसे उसे समुदायों की रैंकिंग पर बस थोड़ा ही विश्वास था। इसके बाद पार्थ ने उस पुस्तक को बंद कर दिया और मुड़कर चला गया। पार्थ ने अचानक महसूस किया कि जब वो इन किंवदंतियों को पढ़ रहा था तो छोटी बिल्ली की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसी क्षण वो मुड़ा और उसे एक आवाज सुनाई दी, प्राचीन नियम टूट गया है, बुराई फिर से हावी होगी और देवताओं की धरोहर एक खरब धूल में बदल जाएंगे। ये आवाज बहुत जानी पहचानी थी और पार्थ ने पहली बार यही आवाज सुनी थी जब उसे रहस्यमयी दाहिनी आंख मिली थी। पार्थ का शरीर जम गया और वो गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। प्राचीन नियम टूट गया है और देवताओं की धरोहर एक खरब धूल में बदल जाएंगे। इन छोटे सरल शब्दों से लग रहा था कि पार्थ ने अभी अभी जो जानकारी देखी थी वो सत्यापित हो रहे थे। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि ये सभी किंवदंतियां सच थीं? अगर ये किंवदंतियां सच थीं, तो फिर समुदायों का शक्ति स्तर भी होना चाहिए। पूरी बात समझते ही पार्थ के होश उड़ गए, लेकिन वो जल्द ही शांत हो गया। जब से उसे रहस्यमय दाहिनी आंख मिली थी, तब से वो बेहद शांत और दृढ़ हो गया था। फिर स्थिति चाहे कितनी भी खतरनाक या हताश करने वाली क्यों ना हो, फिर भी वो अपना संयम पुनः प्राप्त कर लेता था। इसका मतलब है कि मेरी दाहिनी आंख सच में किसी भगवान की आंख थी। पार्थ ने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यही सच था। ये आंख जो शायद किसी देवता से संबंधित थी, जरूर इसका अस्तित्व उसी प्राचीन युग से जुड़ा हुआ है। पार्थ अपने विश्लेषण से बहुत आश्वस्त था। बेशक
उसने ये मान लिया था कि वे किंवदंतियां सच थीं। इसलिए मैं अपनी दिव्य दाहिनी आंख का नाम ईश्वर की आध्यात्मिक आंख रखूंगा, पार्थ खुद में बड़बड़ाया। धक धक, धक धक। अचानक उसे दाहिनी आंख से तेज धड़कन महसूस होने लगी और आंख के आयाम के भीतर मौजूद नीला रक्त जलता हुआ प्रतीत हुआ, मानो कोई सम्राट जाग रहा हो। तभी एक और गहरी आभा पार्थ की रक्त रेखा में विलीन हो गई, जिससे पार्थ के बालों का रंग और भी गहरा हो गया। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ सच में अपनी दिव्य आंख का रहस्य जान चुका है, या फिर ये उस रहस्य का बस छोटा सा हिस्सा है? और इसके बाद पार्थ में क्या बदलाव आने वाले हैं? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें। और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शेषनाग झील पार्थ ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया और पाया कि उसकी रक्त रेखा की शक्ति पहले से मजबूत हो गई थी। वो वापस अपने भवन में लौट आया। उसने एक कांस्य दर्पण निकाला और देखा कि उसकी दाहिनी आंख और बाल गहरे नीले हो गए थे। पार्थ ने एक हल्की सांस ली और अपना नीला रक्त प्रवाहित किया। तुरंत नीले प्रकाश की एक पतली परत ने उसकी त्वचा को ढक लिया और उससे एक अजीब लेकिन महान आभा प्रसारित होने लगी। पार्थ ने महसूस किया कि उसके रक्त और हड्डियों में एक अवर्णनीय शक्ति भरी जा रही थी, जिससे उसकी ऊर्जा में और वृद्धि हो गई थी। मेरी ताकत में 10 से 20% की वृद्धि हुई है और मुझे लगता है कि मैं काफी हद तक सुरक्षित हूँ। पार्थ ने अपनी रक्त रेखा शक्ति में बदलावों का बारीकी से निरीक्षण किया। पार्थ ने दो मुख्य बिंदुओं में बदलाव महसूस किया था। एक तो उसकी रक्त रेखा पहले से गाढ़ी हो गई थी और उसका गुण और क्षमता बढ़ गई थी। दूसरा, जब उसने अपनी रक्त रेखा शक्ति को परिचालित किया तो एक कांच जैसा नीला टैटू उसके शरीर को ढककर उसकी रक्षा करता था। पार्थ ने महसूस किया कि ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की रक्त रेखा में एक बार फिर से बदलाव हुआ था। उसने जल्द ही अपनी आंखों पर नेत्र कवच बांध लिया और अपनी रक्त रेखा शक्ति को छुपा लिया, जिससे उसके शरीर पर दिखाई देने वाला कांच जैसा नीला टैटू गायब हो गया। अब पार्थ पहले से ज्यादा अलग नहीं लग रहा था, बस उसके बालों का रंग थोड़ा गहरा हो गया था। अगले दिन पार्थ अपनी रक्त रेखा शक्ति से परिचित हो गया और उसे नियंत्रित करने का अभ्यास करने लगा। इस समय उसकी साधना 5वें सितारे के चरम तक पहुंच चुकी थी और वह मूल शिष्यों में केवल दक्ष से ही पीछे था। अगली सुबह अर्धचंद्र कबीले के 10 मूल शिष्य 3 अलग अलग उड़ने वाले जानवरों पर बैठे और वे उत्तर पश्चिम की ओर चल पड़े। इस बार उनका नेतृत्व अर्धचंद्र कबीले की मुखिया शीर्ष आचार्य शकुंतला दादी, आचार्य अधीरा, उप प्रमुख देवदत्त और पुरानी पीढ़ी के कुछ अन्य लोग कर रहे थे। पार्थ उप प्रमुख देवव्रत के 2 सिर वाले पक्षी पर बैठा और उसे वश में करने में उप प्रमुख की मदद की। इस समय 2 सिर वाला पक्षी पहले से कहीं ज्यादा आज्ञाकारी बर्ताव कर रहा था। इसे देखकर उप प्रमुख देवव्रत ने पार्थ की प्रशंसा करते हुए कहा, आमतौर पर इस तरह के वयस्क जानवरों को वश में करना बहुत कठिन होता है। ज्यादातर को तो बचपन से ही वश में करना पड़ता है। सामान्य परिस्थितियों में इस वयस्क 2 सिर वाले पक्षी को वश में करने के लिए कई साल का समय लग जाता था, लेकिन पार्थ की मदद से ये काम केवल आधे महीने में ही पूरा हो सकता था। नकुल और साक्षी ठाकुर भी 2 सिर वाले पक्षी पर ही बैठे थे। वे दोनों भी पार्थ से परिचित थे। वरिष्ठ, हमें पहुंचने में कितना समय लगेगा? साक्षी ठाकुर ने आज्ञाकारी ढंग से पूछा। लगभग 2 दिन, लेकिन अगर हम बीच में रुके तो 3 दिन भी लग सकते हैं, उप प्रमुख ली ने उत्तर दिया। गठबंधन प्रतियोगिता 13 कबीले के प्रसिद्ध स्थान शेषनाग झील पर आयोजित किया गया था। ये झील 13 कबीलों में काफी मशहूर था। यात्रा के दौरान पार्थ पालथी मारकर बैठा और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। तभी उसे अपने ऊपर की हवा में बिजली की चमक महसूस हुई। चंद्रमहल प्रतियोगिता के बाद से पार्थ ने अपनी सभी तकनीकों में वज्र शक्ति विरासत को नींव के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था।
वज्र शक्ति विरासत में गति, आक्रमण और रक्षा सहित हर तरह की तकनीक शामिल थी। पार्थ के पास वर्तमान में साधना के दो मार्ग थे। एक थी वज्र शक्ति विरासत और दूसरी थी मानसिक ऊर्जा। चंद्रमहल प्रतियोगिता के बाद पार्थ ने शरीर को मजबूत बनाने का काम लगभग छोड़ दिया था। मूल रूप से वो स्वर्ण दीवार तकनीक का अभ्यास जारी रख सकता था, लेकिन शरीर को मजबूत करना बहुत कठिन था और इसकी प्रगति काफी धीमी थी। साथ ही इसमें बड़ी मात्रा में अभ्यास संसाधनों का भी उपयोग करना पड़ता था। स्वर्ण दीवार तकनीक एक शीर्ष स्तरीय नश्वर तकनीक थी और अगर पार्थ चाहता तो वो इसे कबीले में अपनी वर्तमान स्थिति के साथ आसानी से प्राप्त कर सकता था। ये जानने योग्य बात थी कि पार्थ के दिमाग में आध्यात्मिक श्रेणी की तकनीक भी संरक्षित थी, लेकिन सामान्य आध्यात्मिक तकनीक की आवश्यकताएं बेहद सख्त थीं। फिर भी वे वज्र शक्ति विरासत से बेहतर नहीं थी, क्योंकि इस विरासत को खास तौर से पार्थ के अनुरूप ही ढाला गया था। पार्थ जब नश्वर मंडल में था तब उसने शरीर को मजबूत बनाने पर काफी ध्यान दिया था और एक मजबूत नींव बना ली थी। यही वजह थी कि उसकी साधना तेजी से बढ़ पा रही थी। लेकिन अब शरीर को मजबूत करने का कोई मतलब नहीं था, जब तक कि वो शरीर को मजबूत करने के मार्ग को नहीं चुनना चाहता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का शरीर कितना मजबूत है, मैं अपने एक विचार से ही उनकी रक्षा शक्ति को तोड़ सकता हूँ। साथ ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी रक्षा शक्ति कितनी शक्तिशाली है, मेरी पवन विद्युत हथेली इसे चकनाचूर कर सकती है। पार्थ को कुछ समझ में आ रहा था। सबसे मजबूत तकनीक जैसी कोई चीज नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात केवल सबसे उपयुक्त तकनीक का अभ्यास करना था। और पार्थ ने रहस्यमय मानसिक ऊर्जा तकनीकों और बिजली को चुना, जो उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। इसी दौरान पार्थ को अचानक खुद के प्रति हत्या के इरादे को महसूस किया। हालांकि ये अच्छी तरह से छिपा हुआ था, लेकिन इसे महसूस करते ही पार्थ होश में आ गया। विशाल सुनहरी चील के ऊपर पार्थ की तरफ देखते ही आचार्य अधिरा की आंखें ठंडी हो गईं। कुछ दिनों पहले जब अभियान से पार्थ वापस आया तो वो विद्युत के बराबर पहुंच चुका था। उसकी तेजी से बढ़ती शक्ति और साधना की गति से आचार्य अधिरा को एक खतरा और दबाव महसूस हो रहा था, जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आचार्य अधिरा ने पार्थ की परिपक्वता को समझने के बाद और असहज महसूस किया। पार्थ की परिपक्वता ने असंभव को संभव कर दिया था। केवल आधे साल के समय में ही पार्थ ने कितने सारे चमत्कार कर दिए थे। बाहरी शिष्यों पर हावी होकर शीर्ष बाहरी शिष्य बनना, पवन विद्युत हथेली का अभ्यास, खूनी चांद गुफा में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हुए शीर्ष आचार्य के शिष्य बनना, चंद्रमहल प्रतियोगिता के 10,000 साल के रिकॉर्ड को तोड़ना, चंद्रवंशी मिलन समारोहों में अपनी शक्ति से सभी को चौंकाना। और अब कबीले के कई शिष्य इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या पार्थ की असली ताकत प्रमुख शिष्य दक्ष से अधिक थी। गठबंधन प्रतियोगिता, तुम्हारे अंत का आरंभ होगा। आचार्य अधिरा ने अपने दिल की बेचैनी को शांत करने की पूरी कोशिश की। अगर पार्थ इस गठबंधन प्रतियोगिता में भी कोई चमत्कार करता है तो वो उसे खत्म कर देगा, फिर चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। 3 दिन बाद सभी को एक नीली पानी की विशाल झील नजर आई। हम पहुंच गए हैं। 3 उड़ने वाले जानवरों के ऊपर से उम्मीद और उत्साह की आवाजें आ रही थीं। उनकी आवाज सुनकर पार्थ ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसके सामने मौजूद झील लगभग 1000 मील बड़ी थी। झील के बीच में उत्तरकाशी के आकार का एक छोटा सा कृत्रिम द्वीप था। इस समय आसपास के सभी उड़ने वाले जानवर बीच में छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रहे थे। ये 13 कबीलों का सम्मेलन स्थल है। शेषनाग झील उप प्रमुख देवव्रत मुस्कुराए। शेषनाग झील के बारे में कई किंवदंतियां थीं। जाहिर तौर पर कई हजारों साल पहले एक साधक ने यहाँ लगभग 100 वर्षों तक साधना की थी और आखिरकार वो एक चमकता सितारा बन गया। उसे 13 कबीले के इतिहास का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है।
शेषनाग झील पर इतना समय बिताने के कारण उस साधक को सभी ने गुप्त नाग की उपाधि दी थी और उसकी साधना बुधवार मंडल में बताई गई थी। गढ़वाल क्षेत्र में जो भी साधक बुधवार मंडल में पहुंचा था उसे किंवदंतियों के रूप में याद किया गया था। गुप्त नाग की किंवदंती पूरी तरह से सच है, उप प्रमुख देवव्रत ने आत्मविश्वास से कहा, जिससे साक्षी ठाकुर की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। वास्तव में? लेकिन आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? साक्षी ठाकुर ने उत्सुकता से पूछा। इस पर उप प्रमुख देवव्रत हंसे। इस बार गठबंधन प्रतियोगिता के शीर्ष 3 पुरस्कारों का गुप्त नाग से कुछ लेना देना है। इनाम क्या होंगे? पार्थ और नकुल पूछने से खुद को रोक नहीं सके। शेषनाग झील की गहराई में एक प्राचीन गुफा मौजूद है और जाहिर तौर पर उस गुफा में बुधवार मंडल के एक विशेषज्ञ की विरासत मौजूद है। ये 13 कबीलों के सबसे कीमती स्थानों में से एक है, उप प्रमुख देवव्रत ने कहा। शेषनाग झील की गुफा में मौजूद बुधवार मंडल सरणी को शीर्ष 3 कबीलों, मेघ तलवार कबीले, प्राचीन कबीले और सच्चे रहस्यवादी कबीले द्वारा संरक्षित किया गया था। आमतौर पर केवल इन 3 कबीलों के शीर्ष प्रतिभाओं को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन शेष 10 कबीले स्पष्ट रूप से इस बात से असंतुष्ट थे। इसलिए हर 10 साल में गठबंधन प्रतियोगिता को आयोजित करके उनके बीच संसाधनों को वितरित करने का फैसला किया गया था। जल्द ही अर्धचंद्र कबीले के लोग द्वीप में प्रवेश कर गए। छोटा द्वीप विशेष रूप से गठबंधन प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए यह इस्तेमाल किया जाता था। इस द्वीप के केंद्र में कई मील बड़ा एक अखाड़ा था। ये पहली बार था कि उन सभी ने इतना बड़ा अखाड़ा देखा था और इसे गहरे काले बलुआ पत्थरों से बनाया गया था। काला बलुआ पत्थर बेहद कठोर होता है और नश्वर हथियार भी इसे मुश्किल से नुकसान पहुंचा सकते थे। इसके अलावा ये पत्थर योद्धाओं के हमले की शक्ति को अवशोषित कर सकते थे, जिससे दर्शकों को कोई नुकसान न हो। काले बलुआ पत्थर के अखाड़े के चारों ओर 15 मंडप बने थे। प्रत्येक कबीले का अपना मंडप था और शेष 2 मंडपों के लिए वे उद्यकोट और कालची के लिए तैयार किए गए थे। उन दोनों राज्यों के 2 कबीले भी यहाँ अपने शिष्यों को भेजते थे, लेकिन बाद में उन्होंने आना बंद कर दिया, उप प्रमुख देवव्रत ने समझाया। जल्द ही अर्धचंद्र कबीले के समूह को मंडप में ले जाया गया। मंडप का इस्तेमाल केवल मुकाबला देखने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि उसके नीचे आवास भी बना था। कई घंटे बाद शीत चंद्र कबीले और रजत चंद्र कबीले के लोग भी आ गए थे और उन्हें अर्धचंद्र कबीले के बाईं ओर रखा गया था। कभी 3 कबीले एक समुदाय हुआ करते थे और वे आमतौर पर एक साथ दुश्मनों का सामना करते थे। इन तीनों कबीलों की संयुक्त शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखो, ये 4 कौतुकों में से एक है। मंडप के कुछ लोगों ने उस तरफ नजर डाली। यशराज वास्तव में शीर्ष प्रतिभाओं में से एक था और उसके आने से खलबली मच गई थी। उसकी साधना अब 7वें सितारे पर पहुंच गई थी, जिससे कई प्रतिभाओं ने उसे सम्मान और सावधानी से देखा। अगले दिन 13 कबीलों के सभी 13 समूह आ गए। अप्रत्याशित रूप से उद्यकोट ने भी लोगों के एक समूह को मुकाबला देखने के लिए भेजा। उद्यकोट गढ़वाल क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य था और उसकी शक्ति 13 कबीलों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। इस बार का गठबंधन प्रतियोगिता पहले की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प होने वाली है। तभी काले बलुआ पत्थर का अखाड़ा जगमगा उठा और हल्के सुनहरे प्रकाश की एक परत ने अखाड़े को 4 भागों में विभाजित कर दिया। उसी समय पृथ्वी मंडल के 4 विशेषज्ञ चारों भागों की सरणी का प्रबंधन करने चले गए। अखाड़े को 4 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अखाड़े से शीर्ष 3 प्रतिभागियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा। अंत में चारों अखाड़े एक हो जाएंगे और तब असली मुकाबला शुरू होगा। मंडप से उत्साहित और अपेक्षित चर्चाएं हुई। जल्द ही पृथ्वी मंडल के एक विशेषज्ञ ने सभी घोषणाओं को समाप्त कर दिया। इस बार गठबंधन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी को न केवल 10,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिलेंगे,
बल्कि उनके पास बुधवार मंडल सरणी में प्रवेश करने का मौका भी होगा। साथ ही उन्हें एक प्राथमिक पृथ्वी वटी भी प्राप्त होगी। सभी को एक तेज आवाज सुनाई दी। वे प्राथमिक पृथ्वी वटी रहे हैं। पार्थ के दिमाग में इसके बारे में जानकारी कौंध गई। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। उप प्रमुख देवव्रत उत्साह और सदमे से भरे हुए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि गठबंधन प्रतियोगिता इस बार एक प्राथमिक पृथ्वी वटी दे रहा है। तो क्या होगा आगे? क्या आचार्य अधेरा अब सच में पार्थ को मारने का मन बना चुका है? और आखिर ये प्राथमिक पृथ्वी वटी है क्या, जिसका जिक्र होते ही सभी लोग इतने उत्साहित हो गए? और आगे क्या होगा इस प्रतियोगिता में? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें। और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वैभवशाली रूप 3 शब्द प्राथमिक पृथ्वी वटी सुनकर भाग लेने वाले सभी शिष्यों ने अपने खून को उत्साह में उबलता महसूस किया और यहाँ तक कि कुछ पुरानी पीढ़ी स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सकी। एक औषधि विशेषज्ञ होने के नाते पार्थ के दिमाग में जल्द ही गोली के बारे में जानकारी आ गई। प्राथमिक पृथ्वी वटी शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि थी और इसकी मदद से साधक को पृथ्वी मंडल में पहुंचने की संभावना 20% तक बढ़ जाती है। ये प्रभाव 7वें सितारे और अर्ध पृथ्वी मंडल के योद्धाओं को इस औषधि के लिए पागल करने के लिए पर्याप्त था। इस दुनिया में एक कहावत थी, पृथ्वी मंडल में पहुंचने के बाद कभी नश्वर नहीं कहलाता। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक बार जब कोई पृथ्वी मंडल में पहुंच गया तो उनकी तुलना नश्वर लोगों से नहीं की जा सकती थी। उनका जीवन स्वरूप नश्वर लोगों से काफी अधिक हो जाता था और उनकी शक्ति और जीवन काल दोनों नाटकीय रूप से बढ़ जाता था। 7वें सितारे के एक सामान्य साधक के पास पृथ्वी मंडल में सफलतापूर्वक प्रवेश करने का केवल 10% मौका होता था। प्राथमिक पृथ्वी वटी लेने का मतलब था कि सफलता की संभावना दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा प्राथमिक पृथ्वी वटी का एक और उपयोग है। जब आध्यात्मिक मंडल का कोई साधक इसका उपयोग करता है तो वे सफलतापूर्वक अगले सितारे में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि अगर 7वें सितारे का कोई साधक इसका उपयोग करता है तो वे आसानी से अर्ध पृथ्वी मंडल तक पहुंच सकता है। पार्थ एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और उसका दिल धड़क उठा। अगले सितारे तक पहुंचने का 100% मौका कितना लुभावना था। किसी को ये जानना होगा कि आध्यात्मिक मंडल के बाद के चरणों में हर कदम और कठिन हो जाता था, खासकर चौथे सितारे के बाद। कोई उस स्तर पर सालों या दशकों तक अटका रह सकता है। निश्चित रूप से ये शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि ही होनी चाहिए। पार्थ की आंखें चमक उठी और उसने एक निर्णय ले लिया। यहाँ तक कि अगर उसे अपनी पूरी ताकत दिखानी पड़ेगी तो भी वो पहले स्थान के लिए जरूर कोशिश करेगा। आखिर प्राथमिक पृथ्वी वटी का प्रभाव बेहद अनूठा जो था। विद्युत की मुट्ठियां भी कसकर बंधी हुई थीं और उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक दिख रही थी। शीत चंद्र कबीले की यशराज ने एक गहरी सांस ली और उसकी रक्त रेखा की शक्ति थोड़ी कांपने लगी, जिससे एक जबरदस्त आभा दिखाई दी। इनाम की घोषणा के बाद 13 कबीलों के सभी शीर्ष प्रतिभाओं का इरादा और भी दृढ़ हो गया था और कुछ के चेहरे पर थोड़े पागलपन भरे और क्रूर भाव भी थे। जल्द ही सभी इनामों की घोषणा कर दी गई। शीर्ष 3 प्रतियोगी बुधवार मंडल सरणी में प्रवेश करने के पात्र होंगे और शीर्ष 10 प्रतियोगियों को भी कुछ न कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें आध्यात्मिक औषधियां, युद्ध कला तकनीक और आध्यात्मिक पत्थर शामिल थे। लेकिन बिना किसी संदेह के सभी को केवल प्रथम स्थान का पुरस्कार ही लुभा रहा था। ये विशेष रूप से उन 4 कौतुकों के लिए था जो 7वें सितारे पर पहुंच चुके थे। यदि वे प्राथमिक पृथ्वी वटी प्राप्त करने में कामयाब होते हैं तो उनके पास 1 या 2 साल में पृथ्वी मंडल में पहुंचने का मौका होगा। उसी दिन पुरस्कारों और नियमों की घोषणा के बाद प्रत्येक कबीले के प्रतिनिधि शिष्य पंजीकरण कराने और अपनी नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए गए। दूसरे दिन 10 साल में एक बार होने वाली गठबंधन प्रतियोगिता को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया। इस समय
13 कबीले के शिष्यों ने उत्साह के साथ अपने खून को खौलता हुआ महसूस किया। गठबंधन प्रतियोगिता हर 10 साल में केवल एक बार होता था और ये चंद्रवंशी मिलन समारोह से अलग था। ये पूरी तरह से युवा पीढ़ी के लिए मनाया गया एक मंच था और पुरानी पीढ़ी वहां केवल उन्हें देखने के लिए आई थी। इतिहास में ऐसी कई प्रतिभाएं थीं जो यहां आकर छोटे शावक से बब्बर शेर में विकसित हो गई थीं। इसके अलावा गठबंधन प्रतियोगिता का मुकाबला आसान नहीं होता था। पार्थ ने उप प्रमुख देवव्रत को ये कहते सुना था कि प्रत्येक कबीला शिष्यों की रैंकिंग के आधार पर ही उन्हें अभ्यास संसाधन आवंटित करेगा। इसका मतलब ये था कि अगर पार्थ शीर्ष 3 में पहुंचने या यहाँ तक कि पहले स्थान पर पहुंचने में कामयाब होता है तो अर्धचंद्र कबीला उसे अधिक अभ्यास संसाधन देगा। यही कारण था कि 13 कबीलों ने गठबंधन प्रतियोगिता को बहुत महत्व दिया था। काले बलुआ पत्थर का अखाड़ा अचानक रोशन हो उठा। मूल अखाड़े को सुनहरे प्रकाश की किरणों द्वारा 4 अलग अलग अखाड़ों में विभाजित किया गया था। पहला चरण क्वालिफाइंग राउंड। 4 अखाड़े 4 अलग अलग युद्ध के मैदानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और चारों कौतुकों को अलग अलग अखाड़ों में रखा गया था। कई मुकाबलों के बाद प्रत्येक अखाड़े से शीर्ष 3 का चयन किया जाएगा। क्वालिफाइंग राउंड समाप्त होने के बाद 4 अखाड़े एक हो जाएंगे और उसके बाद उन सभी के बीच सबसे रोमांचक मुकाबला शुरू होगा। हर कोई अंतिम चरण के लिए आशान्वित और उत्साहित था और अगर किसी को अगले दौर में प्रवेश करना था तो उन्हें अपने अपने कबीलों का मान बढ़ाते हुए मुकाबले जीतने होंगे। जल्द ही 13 कबीलों के 200 प्रतिभाशाली शिष्यों को 4 अखाड़ों में विभाजित कर दिया गया था। पहले अखाड़े में कालिंदी थी, दूसरे अखाड़े में ललितेश था, तीसरे अखाड़े में जगजीत था, तो वहीं चौथे अखाड़े में यशराज था। चारों कौतुकों एक एक अखाड़े का नेतृत्व कर रहे थे। इसका मतलब होगा कि चारों कौतुक पहले चरण में एक दूसरे से नहीं टकराएंगे और इससे निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। पार्थ को तीसरे अखाड़े में भेजा गया था। नकुल को भी तीसरे अखाड़े में भेजा गया। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो तीसरे अखाड़े में जाने से पहले मुस्कुराए। तीसरे अखाड़े में पहले से ही युवा पीढ़ी के 40 से 50 लोग शामिल थे और उन सभी की आभा बेहद शक्तिशाली थी। वे सभी अर्धचंद्र कबीले के अधिकांश मूल शिष्यों से अधिक मजबूत थे। तीसरे अखाड़े का नेतृत्व जगजीत कर रहा था और हर कोई उसे सावधानी और गंभीर भाव से देख रहा था। जगजीत अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और वो बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी और उससे बात करना आसान लग रहा था। उसके बारे में एकमात्र बात ही थोड़ी अजीब थी कि उसकी पीठ पर 3 तलवारें बांधी गई थीं और वो सभी उच्च कोटि की तलवारें थीं। जगजीत वरीयता सूची में यशराज से ऊपर था, लेकिन वो उसकी तरह अहंकारी नहीं था। जगजीत के अलावा तीसरे अखाड़े में और भी कई शीर्ष प्रतिभाएं थीं। ये प्रतिभाएं 4 कौतुकों से सिर्फ एक कदम ही नीचे थीं और उनकी साधना छठे सितारे तक पहुंच गई। उदाहरण के लिए तीसरे अखाड़े में पहले से ही 3 या 4 शीर्ष प्रतिभाएं थीं, जिनकी आभा दक्ष से भी अधिक मजबूत थी। जगजीत पर नजर जाते ही इन शीर्ष प्रतिभाओं की आंखें चमक उठीं। जाहिर है उनका लक्ष्य 4 कौतुक थे। उनकी नजरों में किसी और के लिए कोई जगह नहीं थी। क्वालिफाइंग दौर अब शुरू होता है। इस ध्वनि के तहत पृथ्वी मंडल के 4 न्यायाधीशों ने प्रतियोगिता के शुरुआत की घोषणा की। अगले ही पल दर्शकों में अफरा-तफरी मच गई। सभी 4 कौतुकों ने 13 कबीलों की शीर्ष प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अखाड़े पर कदम रखा। पहले अखाड़े में 3 गज लंबी और हरे रंग की तलवार लिए एक लड़की शांत आंखों के साथ किसी युद्ध की देवी की तरह चुपचाप खड़ी थी। वो 4 कौतुकों में शीर्ष स्थान वाली कालिंदी थी, एक ऐसी लड़की जिसने युवा पीढ़ी के सभी लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। दूसरे अखाड़े में काले रंग का वस्त्र पहने एक युवक खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वो हर किसी के भी दिल को रसातल में खींचने की क्षमता रखता है।
तीसरे अखाड़े में एक सुंदर युवक अपनी पीठ के पीछे 3 तलवारें बांधे खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। चौथे अखाड़े में भावहीन और अहंकार भरे चेहरे वाला एक युवक खड़ा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसके सामने खड़ा होने के काबिल ही नहीं है। इस समय चारों कौतुक एक साथ शानदार ढंग से आगे बढ़ रहे थे और उनके विरोधी सभी बेहद घबराए हुए थे। किसी को भी नहीं पता था कि इस पीढ़ी के 4 कौतुकों का सामना करना सम्मान की बात है या दुख की बात। तभी प्रकाश की एक ठंडी चमक दिखाई दी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बादलों को भी पार कर सकती है। प्रकाश की उस एक चमक ने सब कुछ मंद कर दिया, जिसमें काले बलुआ पत्थर का अखाड़ा भी शामिल था। उस तलवार की चमक देखते ही सबका दिल कांप उठा और उसी समय कालिंदी का आक्रमण भी पूरा हो गया था। इस समय उसके प्रतिद्वंद्वी के, जो 5वें सितारे के चरम पर था, गले में हल्का सा खून बह रहा था। वो खूबसूरत वार देखकर दर्शक सभी दंग रह गए। यहाँ तक कि पार्थ का दिल भी थोड़ा कांप गया और उसे लगा जैसे उसके खुद के शरीर पर चोट लगी हो। वो तलवार किसी की चेतना को चीरने और सब कुछ नष्ट करने में समर्थ प्रतीत हो रही थी। ये सच है, इससे पार्थ को भी अकेलापन महसूस हुआ। पहाड़ की चोटी पर खड़े व्यक्ति का अकेलापन। लगभग ठीक उसी समय ललितेश, जगजीत और यशराज ने भी अपनी अपनी लड़ाई समाप्त कर ली थी। धम। ललितेश का प्रतिद्वंद्वी अचानक जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों, नाक और कानों से खून बहने लगा। प्राचीन कबीले के प्रमुख शिष्य ललितेश के विरोधी हमेशा बिना प्रतिरोध के हार जाते थे। तीसरे अखाड़े में जगजीत की पीठ पर बंधी 3 तलवारों में से एक अचानक अपनी म्यान से उड़ गई और अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। उस तलवार ने प्रतिद्वंद्वी पर हवा के माध्यम से हमला कर दिया। उसने सच्चे रहस्यवादी कबीले की इस तकनीक को इतने उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया है। तीसरे अखाड़े के लोगों के समूह ने महसूस किया कि उनके दिल ठंडे और चेहरे पीले पड़ गए हैं। जगजीत की हरकतें किसी शहंशाह की तरह थीं। पार्थ और नकुल अपने दिल में महसूस हो रहे सदमे को दबा नहीं सके। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। जगजीत से एक अविश्वसनीय और अपराजेय शक्ति प्रसारित हुई थी। सच्चा रहस्यवादी कबीला स्पष्ट रूप से अनंत जीवन के लिए रहस्यवादी मार्ग का अनुसरण करता है और उनके पास रहस्यमय तकनीकें मौजूद हैं। गठबंधन प्रतियोगिता शुरू होने से पहले पार्थ ने अन्य कबीलों पर शोध किया था। चौथे अखाड़े में यशराज ने अपनी उंगली उठाई और चांदनी की एक ठंडी चमक ने अपने प्रतिद्वंद्वी को उसी समय दूर उड़ा दिया। एक सांस की छोटी सी अवधि में ही चारों कौतुकों ने अपने विरोधियों को हरा दिया था। सबसे तेज कालिंदी और ललितेश थे, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को प्रतिक्रिया करने से पहले ही समाप्त कर दिया था। यहाँ तक कि उनके विरोधियों ने भी नहीं देखा कि वे कैसे हार गए। वास्तव में चारों कौतुक दूसरे की तुलना में अधिक मजबूत हैं। पार्थ ने भारी दबाव महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली। पहले दौर में चारों कौतुक ने जो शक्ति दिखाई, वो हिमखंड का सिरा मात्र था। उनकी असली ताकत और छिपे हुए पत्ते तो अकल्पनीय थे। 4 कौतुकों के प्रकट होने से पूरा वातावरण जगमगा उठा। उसके बाद चारों अखाड़ों में लड़ाई का अगला दौर शुरू हुआ। पार्थ का ध्यान वापस तीसरे अखाड़े पर चला गया। जगजीत के अलावा कई शीर्ष प्रतिभाएं भी थीं जो दक्ष से अधिक शक्तिशाली थीं और उनमें 4 कौतुकों की सूची में शामिल होने के लिए लड़ने की क्षमता मौजूद थी। पार्थ ने पहले सोचा था कि उसे अपनी बारी के लिए कम से कम आधा दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तीसरे मुकाबले में ही उसकी बारी आ गई थी। पार्थ की प्रतिद्वंद्वी एक नीले रंग की पोशाक वाली लड़की थी, जिसका चेहरा बेहद सुंदर था और जो 1 मील बाहर से ही किसी को भी खारिज कर देती थी। उस लड़की की सुंदरता और आभा ने तीसरे अखाड़े के कई लोगों के भावों को हिला दिया और यहाँ तक कि जगजीत ने भी उसकी ओर दिलचस्पी से देखा। पार्थ ने महसूस किया कि ये लड़की सामान्य नहीं थी। वो अखाड़े के आसपास मौजूद भीड़
कि उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि को महसूस कर सकता था। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ उस खूबसूरत लड़की को हरा पाएगा या हो जाएगा उसके नखरों से घायल? और क्या होगा जब पार्थ का मुकाबला जगजीत से होगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।